हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का आज हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा ऊष्मागतिकीय। तो ये हमारा केमिस्ट्री का कितना 5th चैप्टर है। और आज हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक को देखेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आप सभी को क्लास 11th का एग्जाम को तो देना ही ना है, ठीक है। भले ही बोर्ड एग्जाम ना हो बट एग्जाम तो फाइनल एग्जाम आपको देना है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए सभी VBI टॉपिक को आपको तैयार करनी चाहिए। अब वही तो हम करा रहे हैं। इससे पहले के 4 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिलेंगी, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के भी जितने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको एक एक करके सीक्वेंस वाइज हम देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। वो भी हम मोस्टली जो मैं ये कहूंगा तेज स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा मानते हैं और जो बुद्धिमान वास्तव में है, वो तो कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट मोस्टली जो मिडिल क्लास वाले हैं, मतलब मिडिल क्लास का मतलब जो मध्य स्टूडेंट है, ठीक है, ज्यादा ना बहुत पढ़ने में तेज है ना बहुत ज्यादा कमजोर ही है, या बहुत ज्यादा जो कमजोर है उनके लिए वीडियो मेरा खासली होता है, मोस्टली होता है कि वो मोस्टली समझ पाए एक एक पॉइंट को, छोटी छोटी बातों को। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन यही आता है कि ऊष्मागतिकीय क्या है, आप परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ये हमें सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है ऊष्मागतिकीय। तो पहले हम यही जानेंगे ऊष्मागतिकीय क्या होता है। देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, सभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आता है ऊष्मागतिकीय। तो यहां पे हमने सिंपल सा परिभाषा क्या लिखा है, देखिए लिखा गया है ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है, मतलब ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है जिसमें ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही ऊष्मागतिकीय है जी। मतलब वह विज्ञान, सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं कि वह विज्ञान जिसमें ऊष्मा, कार्य और ऊर्जाओं के बीच रिलेशन, संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम ऊष्मागतिकीय कहते हैं। या कह दीजिए ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य का परस्पर अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकीय कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहां पे क्या क्या बात बताया गया, पहली एक बात कहा जा रहा है ऊष्मा का, दूसरा एक बात कहा जा रहा है ऊर्जा का, और तीसरी एक और बात कहा जा रहा है कार्य का। ये तीनों है ना, तो इन तीनों का जो परस्पर अध्ययन करना है, परस्पर अध्ययन किया जाता है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को ऊष्मागतिकीय कहते हैं। तो ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है, ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य का परस्पर अध्ययन किया जाता है, उसी को हम ऊष्मागतिकीय कहते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया आपको। बाबू फोकस करना पड़ेगा, दिमाग को अपने नहीं कहते हैं मार लीजिए बाबू, दिमाग को आप खोल लीजिए, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है ना। ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऊष्मागतिकीय कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ऊष्मागतिकीय आपको समझ में आ गया होगा। वही बात लिखा गया है, ऊष्मागतिकीय वह विज्ञान है जिसमें ऊष्माओं का, कार्य का और ऊर्जाओं का परस्पर हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकीय कहते हैं। सबसे पहली बात इतना समझ में आ गया। एक नोट्स में पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें यह देखा जाता है कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है और कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मतलब ऊष्मागतिकीय जो ये प्रोसेस है ना, एक विज्ञान है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं, ये हम पता लगाते हैं कि ऊर्जा जो है वो कैसे स्थानांतरित हो रही है। स्थानांतरित का मतलब कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदल रही है या जा रही है, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि एक रूप से कैसे दूसरे रूप में बदलती है, ये हम देखते हैं। किसमें, ऊष्मागतिकीय में, कि ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है।
सिंपल सा मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उष्मा का मतलब सिंपल सा यही है, इसका मतलब यही है ना कि उष्मा नष्ट नहीं होती, ना ही उत्पन्न होती है, बल्कि उष्मा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वही लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें यह मतलब इसमें उष्मागतिकीय में हम यह देखा जाता है कि ऊर्जा जो है या उष्मा जो है वो कैसे स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित का मतलब कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ठीक है ना। या सिंपल सा एक, बहुत सारे स्टूडेंटों को थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, तो उनके लिए एक और हमने यहाँ पे और सिंपल करके एक हमने परिभाषा दे दिया है। जो कुछ ना समझ में आए तो इतना समझ जाइएगा, उष्मागतिकीय क्या होता है। तो ऊर्जा, उष्मा और कार्य के संबंधित नियमों और परिवर्तनों का अध्ययन करना ही उष्मागतिकीय कहलाता है या कहते हैं। मतलब ऊर्जा, उष्मा और कार्य के संबंधित नियमों का और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, उष्मागतिकीय कहते हैं। तो बताइए उष्मागतिकीय आपको समझ में आ गया कि नहीं, कि उस ऊर्जा, उष्मा और कार्य के परस्पर संबंधित नियमों का और उनके परिवर्तनों का अध्ययन करना ही उष्मागतिकीय कहलाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये हमने जान लिया। तो ये हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना कि उष्मागतिकीय क्या होता है, ये हमने जाना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। अब हम जानेंगे कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रणाली और परिवेश में अंतर लिखिए। जो हमारा प्रणाली होता है और जो परिवेश होता है उसमें अंतर हमें बताना है, ठीक है ना। तो प्रणाली मतलब सिस्टम होता है और जो परिवेश मतलब होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या अंतर होता है, तो अंतर दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो हम बीच में स्लैश कर दें और एक की ओर प्रणाली का अंतर लिख दें, एक की ओर जो हमारा परिवेश का अंतर लिख दें। या दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, पहले प्रणाली का 3 अंतर फिर परिवेश का 3 अंतर लिख दें। तो हमने ऐसे लिख दिया है। देखिए अंतर क्या है। सबसे पहली बात, प्रणाली सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह वह भाग है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। मतलब प्रणाली एक वह भाग है जिसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। किसी भी सिस्टम के अंतर्गत ही तो अध्ययन करते हैं ना। अब परिवेश क्या है, परिवेश यहाँ पे लिखा गया है कि प्रणाली के बाहर की सभी वस्तुएं परिवेश कहलाती हैं। मतलब प्रणाली का मतलब होता है, मतलब सिस्टम से बाहर की जो सभी वस्तुएं परिवेश कहलाती हैं। जिसको मतलब सिंपल सा ये कहा जाए कि जो यहाँ पे लिखा गया वह भाग है, मतलब सिस्टम वह भाग है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। मतलब जिस चीजों का अध्ययन हम करते हैं वो सब सिस्टम में आ जाएंगे, और जिसको हम सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं वो सभी वस्तुएं परिवेश कहला जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले एक अंतर एक एक करके याद करना पड़ेगा इस तरीके से। दूसरा अंतर हमारा है कि इसके गुण का मतलब क्या होता है, प्रणाली का जो गुण होता है वो दाब, ताप, आयतन आदि बदले जा सकते हैं। मतलब जो प्रणाली का गुण है ना उससे हम दाब, ताप, आयतन बदले जा सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु का जो दाब है, ताप है, आयतन है वो हम सिस्टम की सहायता से हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे लिखा गया है कि यह अध्ययन का हिस्सा नहीं होता, ठीक है, केवल प्रणाली को ही प्रभावित करता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, प्रणाली में ना हम वस्तुओं के ताप, दाब, आयतन का अध्ययन भी करते हैं, उसको बदला भी जा सकता है। परंतु जो परिवेश होता है वो अध्ययन का हिस्सा ही नहीं है, समझ रहे हैं। वो उसका अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि केवल जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, सिस्टम को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है जो है परिवेश। अब तीसरा अंतर एक और हम जान लेते हैं, वो है कि जो प्रणाली है यह एक निश्चित सीमा से घिरा होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो सिस्टम है ना वो एक निश्चित सीमा से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। एक निश्चित सीमा से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, बाउंड्री होता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। देखिए कोई भी अगर सिस्टम में हम काम करते हैं तो सिस्टम का एक रूल होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको अंडर में काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, यह एक निश्चित सीमा से घिरा हुआ होता है, एक निश्चित बाउंड्री से घिरा हुआ होता है। जबकि जो परिवेश है ना इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है,
ठीक है, ये बातें हैं जी। तो मोस्टली इसमें कुछ है नहीं, एक एक करके आप अंतर याद करेंगे ना, तुलना करके भी, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सभी को मैं चाहता हूं कि आप कुछ काम करें, कुछ काम करें। आप चाहे बुक से ढूंढ कर लिखें, नेट से ढूंढ कर लिखें, इंटरनेट, गूगल, जो भी आपको है उससे आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। आपको बताना है कि प्रणाली का एक आपको एग्जाम्पल बता देना है और परिवेश का भी आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल बता देना है। ये मायने नहीं रखता कि आपने किस माध्यम से आपने ढूंढा है, गूगल से, यूट्यूब से, कहां से ढूंढे, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपको केवल हमें कमेंट सेक्शन में इन दोनों का एग्जाम्पल बता देना है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं कौन कौन से स्टूडेंट बता पाते हैं, ये भी हमें देखना है। चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को स्पष्ट कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपके क्लास 11 के एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस चैप्टर से ये पूछा ही जाता है। तो ये क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हमें यही बताया गया कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, ऊष्मा होती है या जो ऊर्जा होती है वो ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि ऊष्मा है या ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है। मतलब आपने क्या समझा? हमने यही कहा कि जो ऊष्मा है या जो ऊर्जा है, ऊर्जा कहें या ऊष्मा कहें, ठीक है ना, ऊष्मा है या ऊर्जा है, ये न तो नष्ट होती है, न तो नष्ट होती है, और ना ही क्या होती है, न ही उत्पन्न होती है, न ही उत्पन्न होती है, बल्कि जो ऊष्मा है ना, जो ऊर्जा है ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। समझ में आ गया होगा आपको कि ऊष्मा क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है। वही बात लिखा गया, ऊर्जा ना तो क्या है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, बनाने का मतलब वही है, उत्पन्न ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। समझ रहे हैं ना? ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट हो सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब हमारा आता है एक चीज है, यहाँ पे क्या चीज कह रहा है कि किसी तंत्र मतलब सिस्टम, किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा जो है वो दो भागों में बट जाती है। मतलब किसी सिस्टम में जो दी गई ऊष्मा होती है या कोई भी मशीन ही है, उसमें जो ऊर्जा हम देते हैं तो वो दो भागों में बट जाती है। वो दो भागों कौन कौन से हैं? तो एक है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा क्या है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य। तो ये दो चीजों में क्या हो जाती है, वो बट जाती है जी। ठीक है, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि दी गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने तथा कार्य करने में उपयोग आती है। मतलब जो हम, अर्थात इसके कहने का मतलब यही है ना कि ऊष्मा जो हम तंत्र को देते हैं, एक सिस्टम को जो हम ऊष्मा देते हैं, तो वो क्या करता है, दो कार्य करता है। एक तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ा देता है और दूसरा कार्य बढ़ाने में उपयोग आता है। यही दो चीजें ये कर पाता है। एक चीज आपको यहाँ पे गणितीय रूप में आपको याद रखना है, एक चीज यहाँ पे गणितीय रूप में याद रखना है आपको, इसका सूत्र ऊष्मागतिकी का, यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। ऊष्मागतिकी का एक सूत्र होता है Q = del U प्लस W। ये हमारा एक सूत्र है, इसको हमारा नहीं भैया, मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे Q क्या है, मैं एक एक करके यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये Q क्या है दोस्त, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये Q क्या है, Q है तंत्र को दी गई ऊष्मा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तंत्र को दी गई ऊष्मा, तंत्र को दी गई ऊष्मा है ये हमारा Q। दूसरा यहाँ पे डेल U क्या है, डेल U, तो डेल U क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन।
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और यहाँ पे W क्या है, तो W क्या है जी, W है तंत्र द्वारा किया गया कार्य। तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तो ये आपको याद रखना है। मतलब Q क्या है, तंत्र को दी गई ऊर्जा है, U क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, W क्या है, तंत्र द्वारा दिया गया क्या है, कार्य है। ठीक है ना। इसमें सिंपल से मतलब समझ में आ रहा है। Q मतलब उष्मा, U मतलब क्या है, ऊर्जा में, जो U क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा में परिवर्तन है। और W क्या है, W मतलब वर्क मतलब कार्य, तो ये कार्य है जी, तंत्र में, तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। तो ये आपको एक चीजें यहाँ पे याद रखना है। मतलब जो उष्मा होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही इसका मतलब है जी। तो बताइए, आपको इतनी बात समझ में आ गया ना कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम में यही बात बताया गया था कि उष्मा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, बल्कि उष्मा या ऊर्जा जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है, यही बात हमें बताया गया था। इसका फॉर्मूला आता है Q = del U + W। ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी सिस्टम को यदि हम उष्मा देते हैं तो वो दो भागों में बंट जाती है, एक है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और एक है तंत्र द्वारा किया गया कार्य। अब वही हम कह रहे हैं कि जो उष्मा हम दे रहे हैं ना, वो दो भागों में बंट जाती है, एक है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और एक हमारा तंत्र द्वारा किया गया कार्य में। तो यही तो हमने यहाँ से ही तो del U + W यहाँ पे यही तो लिखा है। समझ में अब आ गया होगा, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे अब हमारा चौथा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है, जो कि हमसे यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ बार बार पूछा भी गया है, और इसको मैं छोटा में करके एक ही लाइन पे यहाँ पे हम आपको बताना चाहते थे, इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं जी। यहाँ पे कहा गया कार्य और उष्मा में अंतर लिखिए। क्या कहा गया, कार्य और उष्मा में अंतर लिखिए। तो चलिए हम सबसे पहले कार्य देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे उष्मा। कार्य और उष्मा में अंतर। तो कार्य की अगर बात करें तो कार्य वह ऊर्जा है जो किसी बल द्वारा दूरी में विस्थापन कराने पर क्या होता है, स्थानांतरित होती है। मतलब कार्य वह ऊर्जा है जो किसी बल द्वारा दूरी में विस्थापन कराने पर स्थानांतरित होता है, वही हमारा कार्य है जी। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा कैसे लगता है, तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो विस्थापित हो जाता है। तो बल लगाने पर अगर विस्थापन हो गया तो उसे हम कार्य करते हैं। ठीक है। या आप अगर इतना बड़ा सा अगर ना समझ में आए तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का जो परिभाषा होता है वही आप लिख दीजिएगा। मैंने क्या बताया, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कार्य बराबर होता है, यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ कार्य W बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा किया गया, मतलब किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे हम ये बात करें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यही बात हमने कहा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो ये हमारा कार्य का परिभाषा है जी। ठीक है। तो ये हमारा पहली बात आपको समझ में आ गया। या तो आप ये लिख दीजिए या हमने जो बोला वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर उष्मा में हम पहली पॉइंट्स क्या लिखेंगे, उष्मा वह ऊर्जा है जो तापन मतलब होता है टेम्परेचर के अंतर के कारण क्या होता है, स्थानांतरित होता है। मतलब क्या है, सिंपल सा, उष्मा एक ऊर्जा है जो टेम्परेचर के अंतर के कारण क्या होता है, स्थानांतरित होता है। टेम्परेचर के अंतर के कारण क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, यही बात कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे कार्य में कि कार्य व्यवस्था, ठीक है, कार्य व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है या व्यवस्था पर किया जा सकता है।
कार्य जो है ना वो व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है, एक व्यवस्था हम कर देते हैं उसके द्वारा किया जा सकता है, या व्यवस्था पर भी किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊष्मा जो है हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान पर प्रवाहित होती है। जो ऊष्मा होती है वो हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। मतलब अगर 50 डिग्री सेल्सियस किसी की ऊष्मा है और एक की मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा है, तो जाहिर सी बात है कहाँ से किधर ऊष्मा जाएगी। अगर ये इन दोनों को हम एक तार से ऐसे जोड़ देते हैं तो ऊष्मा इधर से इधर जाएगी, क्योंकि अधिक मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। तो वही लिखा गया है, ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। फिर अगला हमारा कह रहा है कि कार्य का मान जो होता है वो बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, कार्य का जो वैल्यू है, कार्य का जो मान होता है वो बल और विस्थापन पर ही निर्भर करता है। अगर हम कितना बल लगा रहे हैं, कितना विस्थापित हो रहा है वस्तु, उसी पर निर्भर करता है कार्य। ठीक है, तो तीसरा आपने समझ लिया। ऊष्मा में हम समझ लेते हैं, ऊष्मा का मान तापांतर और पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, ऊष्मा का जो मान होता है तापांतर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप उसको कितना ताप दे रहे हैं और वो पदार्थ कैसा है। जैसे लोहे को थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बट लोहे की जगह पर अगर अदर कोई चीज को अगर गर्म करते हैं तो वो उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। खाना क्यों हम लोहे के बर्तन में बनाते हैं। जैसे एक मिट्टी का घैला ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन, उसको आप गर्म कीजिए तो वो मिट्टी की जो घैली है उसकी प्रकृति कुछ अलग है, तो मिट्टी के घैले को गर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि वहीं पर बर्तन, अगर लोहे का स्टील का कोई बर्तन है उसको गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है, ऊष्मा का मान तापमान पर, तापांतर मतलब कितना ताप दे रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ कैसी प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है। चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कार्य पथ पर निर्भर करता है। कार्य जो होता है वो पथ, रास्ते पर निर्भर करता है जी। और यहाँ पे कहा जा रहा है ऊष्मा में कि ऊष्मा एक ही पथ फलन है। ऊष्मा क्या है, एक ही पथ फलन होता है। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कार्य में कि कार्य को सामान्यतः क्या होता है, कार्य को सामान्यतः, या एक तो ये हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य जो होता है कार्य को F इंटू डी से भी प्रदर्शित करते हैं। या अगर हम उस तरीके से अगर हम सदिश रूप में लिख दें स्केलर क्वांटिटी में, तो F इक्वल टू Fs होता है, Fs। ठीक है, यहाँ पर S क्या है, विस्थापन है। यहाँ पर भी हम D के जगह पे S लिख सकते हैं, S क्या है, विस्थापन है। ठीक है, इस तरीके से D भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सॉरी, बस यहाँ पे एक ये W होना चाहिए ना, कार्य को W से दर्शाते हैं, तो W बराबर क्या होना चाहिए, F इंटू S होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये आप याद रखेंगे कि कार्य को सामान्यतः W इक्वल टू F इंटू S से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। और इसको mCt से, मतलब ऊष्मा को U इक्वल टू mCt से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। mCt से हम क्या करते हैं, ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ऊष्मा को या तो U लिख दीजिए, या Q हम ज्यादातर लिख रहे हैं तो Q ही हम लिख देते हैं। ठीक है, ऊष्मा को हम ज्यादातर Q से ही अभी तक हम दर्शा रहे हैं, तो चलिए हम Q ही लिख देते हैं, Q। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, Q से हम इसको दर्शा देते हैं। चलिए, ये एक अंतर हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके हमने बता दिया है। आप एक एक करके इसको याद करने का भी प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि उतना हम समय इस पर दें। आगे बढ़े ना हम, चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। फिर आता है आंतरिक ऊर्जा। अब ये मैं कह दूं कि इसको कहना ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड ये सभी क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं, प्लस ये हम कह सकते हैं वीवीआई है, तो इसको भूल कर भी मिस नहीं करना है। तो चलिए, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है किसी पदार्थ के सभी कणों की गतिज ऊर्जा। कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, तो आंतरिक
ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है कणों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कणों की जो हमारे आंतरिक ऊर्जा है और कणों की जो स्थितिज ऊर्जा है, मतलब कणों की स्थितिज ऊर्जा, कणों की कोई भी कण है तो किसी कणों की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आता है आंतरिक ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमें बताना है। तो ये भी देख लीजिए, आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए 3 बातों पर मोस्टली, पहला तो तापमान पर, दूसरा पदार्थों की मात्रा पर, तीसरा पदार्थों की प्रकृति पर। तापमान पर बात करें तो ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगा, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। दूसरी बात पदार्थों की मात्रा, पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा तो आंतरिक ऊर्जा भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगला आता है पदार्थ की प्रकृति, गैस में द्रव, मतलब गैस में द्रव और ठोस की तुलना में आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब गैसों में द्रव और ठोस की तुलना में, गैसों में द्रव और ठोस की तुलना में आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है, याद रखना है। मतलब अगर हम सिंपल से ज्यादा एक्सप्लेन ना भी करें तो भी हम इतना भी कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा को निम्न 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला आप तापमान लिख देंगे, पदार्थों की मात्रा लिख देंगे और तीसरा पदार्थों की प्रकृति लिख देंगे। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट चलिए जी, तो एक एक करके हम इस सभी को देख ही रहे हैं, देख लेते हैं जी। अगला ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो आपको ये बातें पता भी होंगी। क्या है, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए। यह अभिक्रिया ना कहकर प्रक्रिया भी कह देता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में अंतर बताना है। चलिए हम बता देते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकल रही है, और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा हम ले रहे हैं, सोख रहे हैं, ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सिंपल सा इससे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, इनमें हमें अंतर बताना है केवल। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम सबसे पहली बात कि इसमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। इसमें निकलती है, इसमें अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। दूसरा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते समय बाहर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ कहा जा रहा है कि अभिक्रिया कराते समय ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब सिंपल सी बात है, जब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं ना तो जो ऊर्जा होती है वो बाहर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, निकलती है बाहर की ओर। जब भी हम अभिक्रिया करेंगे तो बाहर ऊर्जा निकलेगी। जबकि यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा अंदर की ओर ली जाती है। मतलब जब हम कार्य करेंगे तो ऊर्जा अंदर की ओर जाएगी। ये बात होती है क्या होती है, शोषीय में। अब आप ही जान गए होंगे, सिंपल सी बात है कि अगर इसमें ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब जब हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कराएंगे तो ऊर्जा क्या होगी या ऊष्मा क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। तभी तो निकलना यहाँ पे कहा जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अवशोषित होती है मतलब लेती है। तो जब हम ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कराएंगे तो ऊर्जा अंदर की ओर आएगी, लेगी। अगला हमारा तीसरा आता है कि उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट की ऊर्जा जो होती है वो अभिकारकों से कम होती है। मतलब उत्पाद की जो ऊर्जा होगी ना वो अभिकारकों की ऊर्जा से कम होगी। मतलब कहने का मतलब है कि A + B = C बना। एक अभिक्रिया हमने मान लिया कि A और B 2 पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों से मिलकर जो प्रोडक्ट हमारा मेन बना है वो C बना है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों, इसी को हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया से पहले जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। तो हम ये कह रहे थे कि अगर अभिकारक की ऊर्जा, मान लेते हैं अभिकारक 20 है और उत्पाद, अगर अभिकारक का ऊर्जा मान लेते हैं ऐसे 20 जूल है, 20 जूल है,
तो जो उत्पाद की ऊर्जा होगी वो क्या हो गई, अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक ही होगी। मतलब इसका मान लेते हैं 25 जूल ही होगा, परंतु इससे तो अधिक होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें उत्पादों की जो ऊर्जा होती है वो अभिकारकों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। तो देख लीजिए अधिक है कि नहीं, उत्पादों की ऊर्जा अधिक है ना अभिकारकों की ऊर्जा से, तो वही लिखा गया है उत्पादों की जो ऊर्जा होती है अभिकारकों से क्या होती है, कम होती है। सॉरी, अभिकारकों से कम होती है ना। देखिए कहाँ दिमाग था हमारा, क्या हेरा फेरी का कमाल है। हेरा फेरी आपने मूवी देखा है ना, बाबू भाई का याद आ गया था हमें। चलिए कोई नहीं, पढ़ाने पर फोकस किया जाए, बाबू भाई का याद करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, ये थोड़ा कॉमेडी मूवी है, आप कभी टाइम मिले तो देखिएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगा एग्जाम आ गया है तो अभी पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि अभिकारक की ऊर्जा जो होती है, ठीक है, अभिकारक की ऊर्जा से, अभिकारक की ऊर्जा अगर 25 जूल है मान लेते हैं, तो उत्पाद की ऊर्जा 22 जूल ही होगी। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि उत्पादों की जो ऊर्जा जितनी होती है, उत्पादों की जो ऊर्जा है वो अभिकारकों की ऊर्जा से कम होती है। कम का मतलब कि उत्पाद की ऊर्जा कम होगी, अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा होगी। यही तो बात लिखा गया है, उत्पाद की ऊर्जा अभिकारकों से कम होती है। तो अभिकारक से कम है कि नहीं उत्पाद की ऊर्जा, इसका तो 25 है, इसका 22 है। तो ये बात आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। क्यों यहाँ पे कम हो जाती है, उत्पाद की ऊर्जा 25 था, जो प्रोडक्ट हम अभिकारक की ऊर्जा 25 था, और जो हमारा उत्पाद बना वो 22 जूल ही है। तो कहाँ 3 ऊर्जा कहाँ गया, ये 3 जूल की जो ऊर्जा है ये क्या हो गया है, निकल गया है उष्मा, ये निकल गया है ऊर्जा, ठीक है ना, यही बात है जी। अगला यहाँ पे हमें बताया जाता है तीसरी इसमें पॉइंट, उष्मा शोषीय अभिक्रिया में कि उत्पादों की जो ऊर्जा होती है अभिकारकों से अधिक होती है। उत्पादों की जो ऊर्जा होती है अभिकारकों से अधिक होती है। उत्पादों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अभिकारकों से अधिक होती है। जाहिर सी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर A + B = C बना है, A + B = C बना है, तो AB मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 25 जूल है अभिकारकों की ऊर्जा, और उत्पादों की ऊर्जा जो होगी ना वो 27 जूल होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि उत्पादों की जो ऊर्जा होती है वो अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो बिल्कुल अधिक है, 25 इसका है अभिकारक का, उत्पाद का 27 हो गया है। तो 2 कहाँ से बढ़ा, 2 कहाँ से बढ़ा, तो ये जो कह रहा है ना कि ये उष्मा अवशोषित करती है, उष्मा लेती है बाहर से, इसीलिए इसका 2 और बढ़ गया है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि 2 ही बढ़े, अधिक भी बढ़ सकता है, बट मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें ऊर्जा घटता है, इसमें ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और भी हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर हम रहने देंगे। चलिए ये हमारा अंतिम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हम ये तो कह ही सकते हैं कि VI है। उष्मागतिकी का एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानते हैं उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, इसको एक सिंपल में भी करके बताए हैं, एक थोड़ा हार्ड में भी बताया गया है। दोनों हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है समझिएगा। जो तेज स्टूडेंट है, थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जो थोड़े वीक हैं, मिडिल में हैं, तो भैया आप थोड़ा सब्र कीजिएगा, हम आपको भी समझा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया में संपूर्ण ब्रह्मांड की अव्यवस्था या एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया में, संभाविक प्रक्रिया में, एक नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया में संपूर्ण ब्रह्मांड की जो हमारा अव्यवस्था है वो हमेशा बढ़ता रहता है। अव्यवस्था का मतलब ये होता है दोस्त, या एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि
जैसे एक लाइन में सभी लोग खड़े हैं, एक लाइन में सभी लोग खड़े हैं, अब कोई बच्चा है जो इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो अव्यवस्था बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे कि मेले में अगर आप स्कूल में प्रेयर हो रहा है तो आप खड़े हैं तो सभी स्टूडेंट एक व्यवस्था में खड़े होते हैं, ठीक है ना। परंतु वही आप मेले में गए हुए हैं तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो वो अव्यवस्था वहां पे होती है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया में जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, तो पूरी ब्रह्मांड की जो व्यवस्था अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था हमेशा बढ़ रही है। मतलब लोग इधर से उधर, लोग का ही मतलब नहीं है, हर एक चीज जो पूरी ब्रह्मांड में है वो सभी हमेशा क्या हो रही है, उसकी अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये नहीं कि सीक्वेंस पैटर्न में आता जा रहा है, ऐसा नहीं है, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है अव्यवस्था। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी स्वाभाविक प्रक्रिया में संपूर्ण ब्रह्मांड की अव्यवस्था होती है, जो एंट्रोपी होती है हमेशा बढ़ती जा रही है। जैसे कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर ही पहले क्या था, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, अब थोड़ी कम हो रही है बारिश। पहले थोड़ा कम, मतलब क्या होता था, गर्मी के दिनों में कम टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता था, बट अभी क्या है, पेड़ पौधे कटने की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। तो अव्यवस्था बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो वही कहा जा रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की अव्यवस्था क्या होती है, हमेशा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सरल शब्दों में, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये थोड़ा कम समझ में आता है, तो उनके लिए भी हम लेकर आ गए हैं सरल शब्दों में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम में बताया गया। 2 पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊष्मा अपने आप ठंडे शरीर से गर्म शरीर की ओर नहीं जा सकती। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऊष्मा अपने आप ठंडे शरीर से गर्म शरीर की ओर नहीं जा सकती। यहाँ पे कह रहे हैं नहीं जा सकती है, अपने आप नहीं जा सकती है, ये सिंपल सी बात बताया गया। दूसरा एक और इसमें पॉइंट बताया गया कि किसी प्रणाली में ऊर्जा का उपयोग हमेशा 100% कार्य में नहीं हो सकता। कुछ ऊर्जा हमेशा वाष्प या ताप के रूप में खो जाती है। मतलब आपने अगर 100 जूल का ऊष्मा लेकर आए तो 100 जूल ही आप ऊष्मा को कभी भी 100% खर्च नहीं कर पाएंगे, कुछ लाते वक्त ही कुछ क्या हो जाती है, कुछ ऊर्जा निकल जाती है। तो वही कहा जा रहा है, किसी प्रणाली में, किसी भी सिस्टम में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का उपयोग हमेशा 100% कार्य में नहीं हो सकता। ठीक है ना, कुछ ऊर्जा हमेशा क्या होते हैं, हमेशा वाष्प के रूप में या तापमान के रूप में खो जाती है। तो ये आप कह दीजिए। तो या तो आप सिंपल सा ये 2 पॉइंट्स लिख दीजिए या आप ये लिख दीजिए, दोनों बात सही है, वही दोनों का मतलब है। बस जितना आप डीप में इन पर जानेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम बताया गया कि ऊष्मा जो होता है वो अपने आप ठंडे शरीर से गर्म शरीर की ओर नहीं हो जा सकती है। ठीक है ना। चलिए, इसमें एक मुख्य बिंदु भी है, वो भी आप जान लीजिए। मुख्य बिंदु में यहाँ पे 2-3 मुख्य बिंदु हैं। पहला हमारा क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया हमेशा उस दिशा में होती है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। स्वाभाविक, ठीक है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया हमेशा उसी दिशा में होगी, स्वाभाविक प्रक्रिया हमेशा उसी दिशा में होगी जिसमें एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था बढ़ेगा, उधर ही होगा। ठीक है। दूसरी कह रहा है कि गर्म से ठंडे की ओर ऊर्जा का प्रवाह स्वतः होता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि गर्म से ठंडे की ओर ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित होता है। मतलब कोई अगर गर्म है और कोई अगर ठंडा है तो गर्म से ठंडा की ओर ऊर्जा स्वतः ऐसे ही प्रवाहित होती रहेगी। परंतु यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि अगर ठंडा शरीर से गर्म शरीर की ओर नहीं प्रवाहित होगी, ये बातें कहा जा रहा है। तीसरी कहा जा रहा है कि ऊर्जा का पूर्ण रूप से कार्य में क्या होता है, कार्य में रूपांतरण संभव नहीं। ऊर्जा का पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरण संभव नहीं। तो ये तो हमने ऊष्मागतिकी के नियम में ही बताया गया है कि ऊर्जा का 100% उपयोग कार्य में हम नहीं ला सकते। ठीक है, कुछ जो होती है ऊर्जा हमेशा वाष्प में या तापमान के रूप में खो जाती है, निकल जाती है बाहर। तो मैं बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी।
अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर का मोस्टली इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक थे जिसको हमने आज के इस वीडियो में कवर करा दिया, इतना ही आप तैयार कीजिएगा। और ऐसा नहीं है, इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक हैं बट हमें ज़्यादा नहीं देखने हैं, उतना ही देखना है जिससे हमें एग्जाम में सभी क्वेश्चन मिल जाए, हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और इतना हम पढ़ लें जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या क्लास 12th में जब जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज इससे पहले के 4 चैप्टर का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से जाकर फिजिक्स के लिंक पे क्लिक करके अपनी फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं या केमिस्ट्री पे क्लिक करके केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।